नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज के खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रोषिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों के हेडलाइंस बनी होती है, सुर्खियां बनी होती है, लेकिन उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर विश्लेषण करते हैं और असल खबर तक पहुंचने की कोशिश हमारी रहती है। वरिष्ठ पत्रकारों से इस पर विश्लेषण किया जाता है। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपको परिचय कराते। जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामजी श्रीवास्तव, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करना चाहूंगी चैतन्य जी आपसे कि जिस तरह से कल रात को ये डरावनी तस्वीर जो सामने आई है, विदिशा के गंज बासोदा में कुएं में एक बच्चा गिरा, उसको बचाने के लिए 30 से 35 लोग वहां पर पहुंचे और वो भी कुएं में जा गिरे। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुंडेर धंसने से ये पूरा हादसा हुआ है। पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर ट्रक वहां पर पहुंचे तो वो भी पानी में जा गिरे। कैसे देखते हैं आप पूरे इस हादसे को? देखिए, बहुत ही बच्चा जो एक कुएं में गिर गया था जी, और उसको निकालने के लोग वहां पर जब पहुंचे सहायता करने के लिए, तो वो खुद भी उसमें कुएं में जा गिरे। उसके पीछे कारण ये था कि उसमें से जो जगह बची थी वो बहुत छोटी सी थी और बाकी जगह उन्होंने स्लैब डाला हुआ था जी। जब स्लैब डाला हुआ था तो वो स्लैब काफी सड़ चुका था, उसमें जो लोहे की रॉड लगी थी वो काफी सड़ चुकी थी। और जब 30-40 लोग वहां एकत्रित हो गए तो उसके भार से वो जो स्लैब है वो टूट गया और सारे लोग उसमें कुएं में गिर गए। क्योंकि रात का मामला था इसलिए भी काफी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत पड़ी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन जब और भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवश्यक चीजें हैं जब वो पहुंची तो वो भी वहां पर कुएं की मुंडेर से नीचे जा गिरी। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और इसके लिए किस तरह की कोशिशें की जाएं कि इस तरह के जो पुराने कुएं हैं गांव में, अधिकतर अभी भी कुओं से पानी और निकाला जाता है। और आपने देखा होगा कि कई बार बोरवेल के जो गड्ढे रहते हैं उसमें भी बच्चे गिर जाते हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है बच्चों को। तो ऐसी चीजों पर भी विशेषकर जो ग्रामीण इलाकों के अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जो पुराने कुएं हैं या जिनकी बाउंड्री वाल नहीं है या जिनका स्लैब खराब हो चुका है उनको बदलने की कोशिश की जाए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत अक्सर हमने अखबारों की सुर्खियां बनते हुए देखी हैं और इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान देगी गवर्नमेंट और जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है। राम जी, आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरह से फिलहाल की ताजा जानकारी यही है कि 300-4 शव निकाले गए हैं, 19 लोग सुरक्षित निकले, लेकिन 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, चेतन जी ने जो बात बोली मैं उस बात से सहमत हूँ और जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो हो रही है, जो मतलब सुविधाएं हो सकती हूँ। लेकिन जो मुद्दे की बात है, देखिए जो लोग का जो निधन हुआ है या जो लोग डूब गए, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उन सबके प्रति मेरी संवेदनाएं है, सब कुछ है। लेकिन इससे उससे बड़ा मुद्दा एक इस बात का है कि हमारे गाँव में अभी भी हम इतनी एक सामाजिक जो होता है सोशल एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो हम अभी तक नहीं दे पाए उनको कि भाई अगर ऐसी कोई जगह है तो उसको रिपेयर करो। अब जैसे आप बोलते हैं जिला पंचायत है, नगर पंचायत है, तो ये पंचायतें क्या करती हैं? इनको चीजें क्यों नहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये जो है रिस्की जोन है, ये गलत है, ये नदी का पार्ट है, नदी का जो घाट है ये बहुत गलत है, यहाँ पे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। तो वहाँ वो इस तरह से सावधानियां क्यों नहीं बरतते? जब ये बात पता है कि पुराना कुआं है, इसका जो बहुत पुराना स्लैब है, और खैर ठीक है ये भी कह सकते हैं कि कभी एक साथ 40 लोग उस पर नहीं खड़े हुए होंगे, ये बात भी आ सकती है, लेकिन चिन्हित करके रखना चाहिए। और खासकर अपन बड़े लोग तो ठीक है, लेकिन बच्चों को और जो छोटे बच्चे हैं जिनको अकल नहीं होती, ज्यादा समझ नहीं होती है, उनको एक सोशल एजुकेशन बचपन से ही देना चाहिए ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, कि भाई ये जगह गलत है, इन जगह पर मत जाओ। जैसे अभी चेतन जी ने बोला कि बोरवेल का जो होता है, जो बोरिंग होती है उसमें बच्चे गिर जाते हैं, तो उसको भी कायदे से जो लोग बोरिंग करते हैं उनको भी उसको चारों तरफ से उसको घेर के रखना चाहिए। एक सिक्योरिटी क्यों नहीं होती? क्यों ऐसी घटनाएं, मैं मतलब कोई वो नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूँ ना, कोई कर रहा है, से बात सोचने की है, चिंतन करने की है कि ऐसी घटनाओं की न्यूज फॉरेन से क्यों नहीं आती कभी? फॉरेन से कभी आपको इस टाइप की नहीं, ये आ सकती है कि नाव डूब गई या शिप पलट गई, एरोप्लेन क्रैश हो गया, वो ठीक है, लेकिन ये न्यूज कभी आपको विदेश से कभी नहीं आने मिलेगी
कि कोई कुएं में लोग डूब गए या नदी के पाट में डूब गए या कोई ऐसी गलत जगह थी जहाँ तैरने जाते थे, स्विमिंग करने जाते थे, वहां डूब गए। उसका कारण क्या है कि जो प्रशासन होता है या होते हैं, राजनीतिक होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने सरपंच होता है या अपना नगर पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ये उसको प्लान करते हैं, इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखिए विदेशों में आप जाओ, छोटा सा टर्निंग होता है, इंडिया के हिसाब से अपने को लगता है कुछ नहीं है, तो बहुत छोटा मामूली टर्न है, लेकिन बाकायदा वहाँ डायरेक्शन लगा होता है कि आपको लेफ्ट टर्न करना है। इंडिया में आपको कई जो बहुत गंभीर अंधे मोड़ जिसको बोलते हैं, उनपे जरूर अपने को डायरेक्शन मिलते हैं, दिशा मिलती है, लेकिन जो सिंपल होता है, मान लीजिए जिसको एक अपन टेक्निकली बोले कि मान लीजिए कोई 45 डिग्री का टर्न है, तो आपको वहां पे कभी अपने इंडिया में सिग्नल नहीं मिलेगा कि आपको 45 डिग्री पे मुड़ना है। तो मेरा निवेदन ये है कि अपने यहाँ ये चिंतन करना चाहिए इन बातों पर, केवल ये कुएं की बात नहीं, और भी जो बातें होती हैं उन पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी की भी डेथ होती है या एक बच्चे की भी डेथ होती है तो उसकी कीमत होती है। निश्चित ही ये दर्दनाक तस्वीर और डरावनी तस्वीर ये सामने आई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है कि एक बच्चे को बचाने गए 30 से 35 लोग कुएं में जा गिरे और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कितने लोग लापता है, कितनों के शव मिलेंगे, ये तो आने वाली तस्वीरें ही साफ कर पाएगी। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो निश्चित ही अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की घटनाएं हम अक्सर देखते हैं कि कभी कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई, और ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है कि एक साथ 30 से 35 लोग जा गिरे और अभी भी 15 से 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। कल निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा बैठक की। चैतन्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार था और अब समझ में आ रहा है कि अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप? प्रीशिता जी, श्रीवास्तव जी की आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है और आपकी आवाज भी काफी धीमी है। नगरीय निकायों के चुनाव की बात है तो मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल से जी नगरीय निकायों में अफसरशाही का राज चल रहा है, जिससे जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो हल नहीं हो पा रही, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का राज होता है तो अफसरशाही को कहीं न कहीं कुछ लगा रहता है, और जो वास्तविक रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो आम आदमी की बात सुनते हैं। अफसरों से काम करवाना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती है और आम आदमी अफसरों के पास जाना भी पसंद नहीं करता और अफसर उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। तो ये बड़े लंबे समय से ये ऊहापोह चल रही है कि कब चुनाव करवाए जाए, कब चुनाव करवाए जाए। अभी जो कुछ चुनाव आयोग ने एक इशारा किया है कि सितंबर या अक्टूबर में नगरीय निकायों के चुनाव किए जाएंगे, लेकिन अभी ये कन्फर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तीसरी लहर आने की संभावना है। अगर एक बार फिर से तीसरी लहर आती है कोरोना की, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का चुनाव हो सकेगा। दूसरी बात, जो अभी अप्रत्यक्ष प्रणाली की बात और प्रत्यक्ष प्रणाली की बात चल रही थी, तो कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने की बात की थी महापौर के लिए, और उसको भाजपा ने उसका विरोध भी किया था और ये कहा था कि जब वो सत्ता में आई थी कि हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाएंगे, यानी हमारा जो महापौर है वो जनता चुनेगी। लेकिन अभी ये जो जानकारी आई है कि फिर से एक बार किसी तरह से चुनाव किया जाएगा महापौर का, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होता है ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। जब आप पार्षदों के माध्यम से महापौर का चुनाव करते हैं तो दोनों ही पार्टी जो भी चुनाव में भाग लेती हैं वो अपनी अपनी तरफ पार्षदों को खींचती है और उसमें खरीद फरोख्त की संभावना होती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम अपना पार्षद डायरेक्ट चुनाव से चुन लेते हैं तो फिर हमें महापौर चुनने में क्या प्रॉब्लम है। और महापौर एक चेहरा होता है शहर का, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रथम नागरिक बनने वाला है, तो उसके चेहरे को भी देख के पार्टीज को वोट दिए जाते हैं। तो अभी हमारे जबलपुर में उपभोक्ता नागरिक परिषद ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसपे फिर मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दिया था कि नहीं, हम प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव करवाएंगे। लेकिन अभी एक नया जो शिगुफा आया है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, तो उसको लोगों ने फिर से एक चेतावनी दी है कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमने आपके कहने पे सुप्रीम कोर्ट से ही याचिका वापस ले ली। मुझे लगता है कि ये चुनाव जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से शहर के विकास काम जो है रुके हुए हैं। दूसरी एक बात और भी है, मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के एक्ट में भी प्रावधान में भी कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर या पार्षद चुने तो जाते हैं, लेकिन सारा एग्जीक्यूशन का पावर जो होता है वो निगमायुक्त के पास होता है। महापौर की इतनी भी हैसियत नहीं होती कि वो एक चपरासी या बाबू का तबादला कर सके। तो अगर प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उनको इतना अधिकार होना चाहिए कि वो
निगम आयुक्त के ऊपर कंट्रोल कर सकें। लेकिन अभी पूरा एग्जीक्यूशन पावर की जो पावर है वो निगम आयुक्त को है, तो इसमें भी बदलाव की आवश्यकता होती है। राम जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चैतन्य जी ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो स्थिति है वो चुनाव में बनती नजर आती है, और अप्रत्यक्ष प्रणाली वाली जो ये विवाद था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कल फिर यही जानकारी सामने आई है कि महापौर और अध्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुने जाएंगे। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। मैं आपको 2 सेकंडों का एक बहुत अच्छी छोटी सी घटना सुना दूं, उससे बात और क्लियर हो जाएगी जी। बैतूल में एक बार नगर पालिका का चुनाव हुआ तो एक जो पार्षद थे वो स्वतंत्र थे और कांग्रेस और बीजेपी बराबर हो गई थी जी। मान लीजिए जैसे 19 है तो 9 कांग्रेस के, 9 बीजेपी के और 1 इंडिपेंडेंट जी। आप बिलीव करेंगे, मतलब आज भी मैं सोचता हूँ कभी कभी लोकतंत्र को दुहाई देना पड़ती है कि कैसे कैसे काम होते हैं जी। वो इस बात पे समझौता हुआ कि अध्यक्ष तो जो है वो कांग्रेस का रहेगा, लेकिन उपाध्यक्ष जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, जो केवल अकेला था अपने आप में जी, उसको उपाध्यक्ष बनाना पड़ा। उसका ये कहना था जो मेरे को उपाध्यक्ष बनाएगा उसका मैं समर्थन करूंगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बात बिल्कुल सच है कि महापौर एक बहुत, मतलब जैसे बाहर देखते हैं फर्स्ट सिटीजन कहलाता, प्रथम नागरिक कहलाता शहर का, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उसकी डायरेक्ट वोटिंग होना चाहिए। हमें इस बात का हक होना चाहिए कि हम किस आदमी को बनाएं। आज मान लीजिए कोई पार्षद, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए किसी के पास 4 पार्षद हैं और उसकी पर्सनैलिटी वाइज या विजन वाइज वो आदमी महापौर बनने लायक नहीं है जी, लेकिन वो अपनी बार्गेन करके महापौर बनेगा या पैसे के बल पे या ट्रेडिंग करके कैसे भी महापौर बन जाए। इसलिए पब्लिक को यह हक होना चाहिए कि हम जो है अपना महापौर हम चुने। जब एमएलए से बड़ा चुनाव होता है कायदे से महापौर का देखा जाया कर, जो बड़े मेट्रोज हैं अपने यहाँ, वहाँ पे देखो आप तो एमएलए से, जैसे इंदौर है, भोपाल है, ये एमएलए से बड़े चुनाव है देखा जाए तो। कितने एमएलए क्षेत्र आ रहे हैं भोपाल के अंदर, लेकिन वो पता नहीं शासन ने क्या सोच के किया है जी, कि तो ऐसा लगता है शायद कि शासन अपने बलबूते पे जो लोग दबा के या इम्प्रेस करके या उनके कैसे भी कुछ मोबिलाइज करके अपने महापौर बना लेगी। मेरे ख्याल से शासन की मंशा ये होगी। इसका मतलब ये है कि एक मैसेज ये भी जाता है जो कांग्रेस के टाइम पे कहा गया था कि कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए महापौर बनाना चाहती है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि हमारा महापौर डायरेक्ट जीत के आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही आरोप जो है आज की वर्तमान सरकार पर भी लगेगा कि आपको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि महापौर आपका डायरेक्ट चुन के आ सकता है। बिल्कुल, निश्चित ही देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर जिस तरह से सरकार चाहती है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना है। आने वाले समय में पता चलेगा। और जिस तरह से चैतन्य जी आपने तीसरी लहर की बात यहाँ पर की थी, WHO ने भी दूसरी दुनिया में तीसरी लहर शुरू होने की संभावना बता दी है। कई जगहों पर तीसरी लहर आ चुकी है। कल WHO का ऐसा कहना था, उन्होंने साफ कर दिया है कि वैक्सीन इसका उपाय नहीं है, इसी वैक्सीन के साथ साथ आपको सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने उदाहरण भी दिए कि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। और वहीं अगर हम हमारे देश की बात करें या हमारे प्रदेश की बात करें तो जो तस्वीरें अनलॉक की हमारे सामने आ रही है वो डरावनी है, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। आगे जो चीजें हैं वो शुरू हो गई है, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। देखिए, WHO तो बहुत लंबे समय से ये कह रहा है कि तीसरी लहर निश्चित तौर पे आएगी जी, और कई देशों में तीसरी लहर का आगमन भी हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि हम इसको गंभीरता से नहीं लेते। पहले भी हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया, और जब दूसरी लहर में बहुत ज्यादा मौतें हुई तब सरकार, प्रशासन और लोगों को भी लगा कि ये बड़ा खतरनाक वायरस है, और इसलिए फिर उसके बाद थोड़ी सी सावधानी बरती गई। लेकिन जब केस कम होने लगे तो सरकारों ने भी, चूंकि अब आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए फिर से एक बार सारी चीजें खोल दी हैं। लेकिन उसका असर क्या हो रहा है कि बेवजह में लोग घूमने निकल रहे हैं। आप देखिए कि जो अभी टीवी में लगातार दिखाया जा रहा है कि हिल स्टेशन में जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है, बिल्कुल, उसमें अगर कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा। ठीक है भाई, आप अगर 1-1.5 साल से घर में हैं, थोड़े टाइम और रुक गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया हिल स्टेशन पे चली जाए। अभी जब तक हमारी जान ही नहीं रहेगी तो फिर हिल स्टेशन क्या किस उपयोग के रहेंगे। बिल्कुल। तो जनता को इस बात को समझना होगा कि अगर सरकार ने किसी तरह से आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए
अगर कुछ चीजों को खोला है तो उसमें बेवजह की भीड़ न लगाई जाए। लेकिन शासन प्रशासन को भी ये देखना होगा कि हम उसमें कितनी सुविधा दें, कितना खोला जाए। अभी पूरी तरह से बाजार खुल चुके हैं, बहुत भीड़ है। अभी शादियां भी थी, अब आजकल में मेरे ख्याल से शादियां शायद बंद हो जाएंगी। शादी में भी उन्होंने 100 लोगों की परमिशन दे दी। जब 100 लोगों की परमिशन है तो निश्चित तौर पर 200, 250, 300 लोग इकट्ठे होते हैं। जहाँ पे पुलिस की पहुंच नहीं है वहाँ पे 400, 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ आम आदमी की भी है कि हमें ये देखना होगा कि ये जो कोरोना का संकट काल है ये कितनी जल्दी समाप्त हो सके। WHO तो बार बार ये बात को कह रहा है कि तीसरी लहर आएगी, और ये हमारे यहाँ के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि तीसरी लहर निश्चित तौर पे आएगी। अब उसका टाइम क्या होगा, 2-4 महीने के भीतर आएगी या 2-4 हफ्ते के भीतर आ जाएगी, इसको लेके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, और बहुत से देशों में म्यूटेशन हो भी गया है इस वायरस का, डेल्टा और पता नहीं कौन कौन से नाम उनके रखे गए हैं। तो इस बात की जिम्मेदारी हमको भी लेना पड़ेगी। और अभी तो स्कूल कॉलेज की खोलने की भी बात जैसी सरकार ने कही है, तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को भी परमिशन दे दी, जिसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है कि आपने जब उत्तराखंड मना कर रहा है तो आपने कैसे इस बात की परमिशन दे दी। उनका कहना है कि हम सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े जुलूसों में और कांवड़ जैसी बड़ी बड़ी यात्राओं में कहाँ प्रोटोकॉल का, कौन देखेगा कि प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि नहीं। वो तो मुझे लगता है कि हमें खुद मतलब शासन प्रशासन से ज्यादा आम आदमी को इस बात की चिंता करनी होगी कि हम बेवजह बाहर न निकले, बहुत ही जरूरी काम हो तो निकले। दूसरी चीज, जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं मास्क पहनने की या हाथ धोने की या 2 गज दूरी की, उसका पूरी तरह से पालन करेंगे, वरना फिर एक बार हमें कैद में रहना पड़ेगा, और वो पता नहीं कितना लंबा समय होता है कैद में रहने का। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम उस कैद से बचने के लिए अभी से इस तरह की आप अपनी आदत डाल लें कि हमें बेवजह बाहर न घूमना पड़े, दूसरे शहरों में न जाना पड़े अगर बहुत जरूरी काम ना हो। तो ये सारी चीजें इस तीसरी लहर से हमको बचा सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित राम जी, जिस तरह से चैतन्य जी ने कहा, हिल स्टेशंस की जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐतराज जताया है। 2 दिनों पहले उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बैठक की कि आपको सख्त कदम उठाने होंगे। इस तरह की तस्वीरें डरावनी है और आने वाले समय में ये लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये बात तो खैर प्रूव्ड है, कोई इसमें दो भी नहीं। लेकिन ये जो चेतन जी ने एक बात बोली, वो बात बहुत सही बात है कि एक्चुअली सरकार आपको डायरेक्टिव दे सकती है। सरकार ये बोल सकती है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करो, सरकार आपको थोड़ी बहुत सुविधाएं दे सकती है, वैक्सीनेशन करा सकती है, लेकिन सरकार आपको घर में नहीं बिठा सकती। बिल्कुल, ये आपको खुद सोचना चाहिए, ये आपको जो है अपना भी दायित्व है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो पब्लिक को समझना चाहिए, कि हम जितना इसके साथ कोरोना के साथ खिलवाड़ करेंगे उतना नुकसान हमको केवल जान से तो होगा ही होगा, लेकिन देश को उससे ज्यादा दूसरे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो अनसीन जो है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, आज पेट्रोल के रेट 20-25 रुपए बढ़ गए तो हम जो है चारों तरफ से हाहाकार मचाए। अरे भाई, अगर आप थोड़ा सा चिंतन करें, सरकार की मदद करें, मैं तो मदद शब्द बोल रहा हूँ कि अगर सरकार की थोड़ी मदद कर दें, सरकार की बात को मान लें, और ये तो आपके अपनी खुद के लिए है ना, आपके परिवार की बात है, आपके समाज की बात है, आपके गांव की बात है, आपके शहर की बात है। इसमें सरकार को क्या है, ठीक है, देखिए गलत बात बोल रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिए। सरकार को क्या, सरकार तो गिनती बता देगी, 2000 हो गए, 5000 हो गए, 8000 हो गए, 10,000 हो गए। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो मेरा हो रहा है, आपका हो रहा है, हमारा हो रहा है, हमारे समाज का हो रहा है, हमारे परिवार का हो रहा है। ये बात पे चिंतन करना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया 111 देशों में आहट हुई है तीसरी लहर की, और पिछले 21 जून को जो एवरेज था वो 3,60,000 का था, और आज जुलाई में कल के दिन जो है ये 4,70,000 का एवरेज है 7 दिन। ये बहुत मतलब यानी जिसको बोलते हैं बहुत भयावह स्थिति है। और जैसा कि इन लोगों ने, डॉक्टरों और दूसरे लोगों ने जो रिसर्च करते हैं इस पे, उन्होंने जो अपने को वार्निंग दी है कि अगर तीसरी लहर आई तो बहुत भयंकर होगी ये लहर। और हमें अपने पुराने अनुभव से भी सीखना चाहिए। हम कितना दर्द हमने झेला है, हम घरों में अंदर रहे हैं, कितनी परेशानियां हुई हैं, फिर हम हल्ला करते हैं कि नदियों में लाशें तैर रही, इसमें तैर रही। अरे तो भाई, हमने क्या किया? हमारा कोई दायित्व नहीं होता क्या? मैं कोई सरकार की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। फिर अगर ऐसा नहीं कि कोई मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, हमें उस सरकार की मदद करना चाहिए। सार्वजनिक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, देश का प्रॉब्लम है। ये किसी एक आदमी का, एक पार्टी का, एक आदमी, एक नेता का प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है, और इसमें सबकी भागीदारी होना चाहिए।
हम अपनी भागीदारी निभाना नहीं चाहते। जिसको एक कैनेडी जी ने कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो हमेशा सतर्क रहते हैं, अधिकारों के प्रति हम हमेशा आंदोलन निकाल देंगे, जुलूस निकाल देंगे, लेकिन कभी ये भी तो सोचो कि आपके कर्तव्य क्या है। बिल्कुल। आप कभी ये सोचते हैं कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति क्या ड्यूटी है। भाई ठीक है, देखिए बहुत अर्जेंट काम है, मैं समझता हूँ, बात को भी मुझे एहसास है कि जो छोटे निम्न वर्ग के लोग हैं उनको रोजी रोटी का सवाल आ गया है, कई लोगों को दिक्कत हो रही, बड़े मिडिल क्लास तक के लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। लेकिन जैसा चैतन्य जी ने बोला कि परेशानियां तोल लीजिए या अपनी जान तोल, आपको एक तोलना है, या तो आपको परेशानियां झेल लीजिए या अपनी जान दे दीजिए। तो ये तो हमको खुद अपनी इस पे चिंतन करना होगा, और ये जब तक समाज अपने आप इस चिंतन करके अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा, अपने आप जो सावधानियां बताई गई हैं वो नहीं मानेगा, तो निश्चित रूप से तस्वीर फिर वही होगी जो अपने आप पहली 2 पेज होती है, उससे हमें बचना है। बिल्कुल, हमें खुद अपनी गाइडलाइंस तय करनी होगी, क्योंकि सरकार तो सिर्फ चेता सकती है, आपको बोल सकती है कि ये गाइडलाइन है, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन उसका पालन आम आदमी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जान की कीमत हम खुद ही समझ सकते हैं। और दूसरी लहर में अपनों को बहुत लोगों ने खोया है, उसके बाद उन अनुभवों से अगर नहीं सीख सकते तो फिर शायद सरकार भी क्या कर सकती है। आखिरी में जाके एक ही ऑप्शन बचता है कि लॉकडाउन लगा सकती है और फिर एक बार आप घर में कैद हो सकते हैं। तो लगातार यही अपील सरकार भी कर रही है, साधना न्यूज भी करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझे, जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें और अपनी जान की कीमत को समझे। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई राजद्रोह कानून को लेकर, तो उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि अंग्रेज जो कानून गांधी जी को चुप कराने के लिए लाए थे, अब उसकी क्या जरूरत है। धारा 124 है कि दुरुपयोग की यहाँ पर बात हो रही है। चैतन्य जी, देखिए, राजद्रोह कानून को लेके बड़े लंबे समय से बहस चल रही है जी। जब 2014 में चुनाव हुए थे आम, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात का कई मंचों से उल्लेख किया था कि अंग्रेजों के जो सड़े गले कानून हैं उनको सरकार ने क्यों नहीं बदला, और हम उन तमाम करीब 1000 से ज्यादा सड़े गले कानूनों को बदलेंगे। बहुत से कानून बदले भी गए, लेकिन उसके साथ जो राजद्रोह कानून है उसको बकायदा उन्होंने जीवित रखा, और उसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ पिछले कुछ सालों में, वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। लोगों की आवाज दबाने का, असहमति बताने का के नाम पे अगर राजद्रोह कानून लगाया गया तो वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बिल्कुल। और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी चेताया है केंद्र सरकार को, जब विनोद दुआ वाले मामले में या दिशा रवि टूल वाले मामले में जो बातें हुई थी, या आंध्रा टीवी चैनल के बारे में जो राजद्रोह का कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसको भी लेके चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी कि इतने पुराने कानून का आज की तारीख में जब हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं तो उसका क्या औचित्य है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि नहीं, इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि इसका कानून का बकायदा दुरुपयोग हो रहा है, और उसका जो फायदा है वो कानून के जो जिम्मेदार लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बहुत बड़ी बात की गई कि इस कानून का उपयोग हम इस उदाहरण के साथ दे सकते हैं कि अगर एक पेड़ काटने के लिए किसी बढ़ई को आरी दी गई है तो वो पूरा जंगल काटने के लिए तैयार हो गया। तो मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर सरकार को बार बार चेताया जा रहा है, और सरकार को भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र में असहमति को हम राजद्रोह नहीं मान सकते हैं। अगर हम किसी सरकार की नीति का या उसकी कोई योजना का विरोध करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम राजद्रोही हो गए। कोई भी व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो मुझे नहीं लगता कि कोई देशद्रोह का या राजद्रोह का काम करेगा। अगर आज मान लीजिए पेट्रोल के बारे में अगर कोई व्यक्ति लिखता है कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, तो उसको भी असहमति माना जा सकता है फिर तो सरकार की, उसको भी राजद्रोह कानून के अंतर्गत भीतर किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि इसको पूरा खत्म नहीं करना चाहिए, इसमें हम थोड़ा सा अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। और इसका ये जो उसका उदाहरण भी सामने आया कि करीब 500 से 600 गिरफ्तारियां हुई थी इसके तहत, जिसमें से मात्र 10 लोगों को भी सजा हो पाई। तो इसका मतलब है कि कानून के तहत जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई थी वो कहीं ना कहीं कानून की दृष्टि से उचित नहीं थी, इसलिए उनको इस तरह की सजा नहीं हो गई। दूसरी बात, सीआईजी ने भी ये भी कहा कि आईटी एक्ट की जो धारा है 66 है,
वो भी हमने निरस्त कर दी थी, उसके बावजूद उसमें भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता स्वाभाविक है और सरकार को इस मामले में सोच विचार करके ऐसे इस तरह के जो कानून हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, उनको दूर हटाना पड़ेगा, तभी हम वास्तव में लोकतंत्र की परिभाषा पे खरे उतर पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित ही हमारे पास समय की कमी है। राम जी, आपसे लेना चाहूंगी इसी मुद्दे पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया। जी की बाकी बात में सहमत, लेकिन एक बात मेरे को थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा जी कि 2-4 केस में हो सकता है दुरुपयोग हो जाता होता है। वो तो देखिए, जिसके पास पावर है, सत्ता दुरुपयोग करती, कहीं पे दुनिया में कहीं पे जिसके पास सत्ता होती है उसका दुरुपयोग करना उसका एक जन्मसिद्ध अधिकार सा हो जाता है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आज इस देश में राष्ट्रद्रोह होने के बाद भी आप देखिए, लोग तिरंगा झंडा का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज पे पैर रख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज को जला रहे हैं, इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि भाई बहन होए न प्रीत गोसाई, आज उस राजद्रोह के कारण जो थोड़ी बहुत साख बनी हुई है, नहीं तो अगर हम इस राजद्रोह का भी कानून हटा देंगे, खत्म कर देंगे, तो इस देश में क्या होगा और इस देश में किस किस तरह के लोग हैं। हर आदमी चेतन भट्ट जैसा आदमी नहीं है, हर आदमी रामजी श्रीवास्तव या आप जैसा नहीं है। ऐसे लोग भी इस देश में हैं जो कानून के कारण थोड़ा कभी कभी डरते भी हैं, नहीं तो अगर इनको कानून इनके हट जाएगा तो ये क्या करेंगे ये आप जानती हैं बहुत अच्छे से, हम सब समझते हैं इस बात को कि क्या होगा। फिर तिरंगे झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का आज भी खुलेआम अपमान होता है। आप देखिए कई जगह हमने ऐसे, आपने समाचार, आपने खुद कवरेज किया है, समाचार प्रिंट में आते हैं, न्यूज में आते हैं कि फलानी जगह जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, फलानी जगह ये किया गया। दूसरा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि राजद्रोह की परिधि में नहीं आता है, लेकिन क्या हमको इतनी सिविक्स नहीं है, क्या हमको इतनी नागरिकता नहीं है कि हम राष्ट्रपति के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोल रहे हैं? निश्चित रूप से राजद्रोह नहीं है ये बात, ये लोकतंत्र की महान परंपरा है कि हम अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन क्या हम इतनी गरिमा, इतनी मर्यादा का पालन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बहुत जो है, मतलब कहना चाहिए कि अभी थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ही बचा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी इनडायरेक्ट से निंदा होना शुरू हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह भी कंटेम्प्ट के कारण, चूंकि देखिए वहां भी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर कंटेम्प्ट की आप रूलिंग हटा दो, कंटेम्प्ट कानून हटा दो आप, तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी वही हो जाएगा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अगेंस्ट होता है। तो मेरा निवेदन है कि कोई ना कोई, वही जो बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, भाई बहन हुए न प्रीत गोसाई, अगर इस देश की परंपराओं को, इस देश की मर्यादाओं को आपको रखना है, संभालना है, सहेजना है, तो कानून हो, ठीक है, उसका दुरुपयोग नहीं हो, ये बात है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं दुरुपयोग की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं इस बात की पैरवी कर रहा हूँ कि इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, 1% कह लीजिए, आधे % कह लीजिए, जो कानूनों के कारण दबे हुए हैं या थोड़े से डरे हुए हैं। अगर ये आप कानून हटा लेंगे तो ऐसे बहुत से उपद्रवी लोग हैं तो वो सब कुछ करेंगे जो इस देश की सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। निश्चित ही कानून होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लेकिन वो भी सुनिश्चित हो कि उन कानूनों का दुरुपयोग ना हो। इसी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और इसी को लेकर केंद्र सरकार से भी उन्होंने जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे कानूनों के दुरुपयोग क्यों होते हैं, आपका सिस्टम क्या वर्क कर रहा है। खैर आगे देखते हैं इस पर क्या और आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख होता है और केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रामजी श्रीवास्तव जी और चैतन्य भट्ट जी। अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की और हर रोज करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।